हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण त्योहार महोत्सव। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 134वां स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक HDI जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। कौन जारी करता है? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें भारत की रैंक कितनी आई है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक आई है 134। 193 में भारत की रैंक आई है 134 और भारत का स्कोर है 0.644। ये एक में बताया गया, मतलब एक में भारत के स्कोर इतना आया है 0.644। जो HDI है इसके 3 आधार होते हैं। देखिए तीनों आधार, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटल इनकम और तीसरा है साक्षरता। जीवन प्रत्याशा यह भारत की बढ़ी है 67.7 वर्ष और पर कैपिटल इनकम ये है $6,951। नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पूछो HDI में टॉप पर कौन सी कंट्री है? टॉप पर है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और बॉटम पर सोमालिया और साउथ सुडान। नेक्स्ट है आपका, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। नेक्स्ट है आपका, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 127। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 7th। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? 3 देशों का अभ्यास है, चीन, ईरान, रूस का। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है। या किसके द्वारा किया गया है? चीन, ईरान और रूस के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी, यहाँ पर। और इसका थीम है शांति और सुरक्षा। ये तीनों देश एक साथ त्रिपक्षीय अभ्यास करते हैं और तीनों किसका विरोध करते हैं? USA का विरोध करते हैं। इसीलिए दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप दोस्ती अभ्यास, यह भी एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। अभी हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में किया गया। मालाबार अभ्यास, क्वाड का अभ्यास मालाबार अभ्यास कहलाता है। भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें शामिल है। संप्रीति अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास, यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका एकता अभ्यास, इक्वेरियन अभ्यास, यह होता है भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट है आपका अयुत्या, यह अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट सहयोग काइजिन और धर्म गार्जियन, यह होता है भारत और जापान के बीच में। ब्रज प्रहार, यह होता है भारत USA के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityaar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का PDF लेते हैं तो इसके साथ तिरंगा बैच अगरमास 2.0 के PDF फ्री में प्रोवाइड होंगे, अगर इस बैच का PDF लेते हैं तब। और वैसे अगर आपको अलग से तिरंगा बैच का कंप्लीट PDF चाहिए तो उसकी भी जानकारी टेलीग्राम पर दे दी गई है। और मैंने तिरंगा बैच का कंप्लीट 22 एपिसोड यूट्यूब पर रिवाइज करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, जिसको देखना है वो देख सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में UNDP ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 108 स्थान मिला है, 108वां। UNDP ने अभी देखिए एक HDI इंडेक्स जारी किया है और एक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भी जारी किया है। 2 इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है, दोनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। UNDP स्थापना होती है 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया है। किस उद्देश्य से यह रिपोर्ट जारी करता है? लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल पाए, असमानता कम हो पाए लैंगिक, इसके लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत की रैंक है वो 108 है। 193 देश में भारत की रैंक 108 है। पिछले वर्ष 2021 में भारत की रैंक थी 122। तो भारत ने 14 अंकों का सुधार किया है और भारत का स्कोर है 0.437, एक में ही स्कोर मिला है।
अगर आपसे पूछे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है डेनमार्क और स्वीडन, बॉटम पर यमन और सोमालिया है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन, इस समिति के हेड किसको बनाया गया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। इसमें 8 सदस्य हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव, इसमें कुल 8 सदस्य थे। 8 सदस्य के नाम देखिए, अधीर रंजन चौधरी, ये जो विपक्ष पार्टी के तरफ से थे, लेकिन ये पैनल से बाहर हो जाते हैं या कहकर कि आंखों में धूल झोंकने जैसा यह समिति बनाई गई है। दूसरा है अमित शाह, तीसरा नाम है गुलाम नबी आज़ाद, चौथा है नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट नाम है आपका सुभाष कश्यप, फिर है हरीश साल्वे। साल्वे वकील है जो वर्तमान में SBI जो केस लड़ रही है वर्तमान में, वो वही वकील है ये हरीश, ये भी वकील इसमें शामिल थे। और रामनाथ कोविंद और एक लोग और हैं, सर ने उसका नाम नहीं लिखवाया। तो ये सारे लोग 8 लोग इसमें शामिल हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट पेश की, मतलब सबमिट की गई द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति के पास। इस रिपोर्ट में कुल कितने पेज हैं? इस रिपोर्ट में कुल 18,626 पेज है। 18,626 पेज है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक दल से सुझाव लिया गया और 32 पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट कर रही है। 32 पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट कर रही है। तब एक राष्ट्र एक चुनाव लागू या कब होगा? अगर सपोर्ट कर रही है तो 2029 तक लागू होगा। और इसमें कहा गया कि 2 चरण में यह चुनाव करवाया जाएगा। पहला होगा लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन, और इसके 100 दिन के भीतर दूसरा चरण स्टार्ट होगा। और जो लोकल गवर्नेंस है, पंचायत नगर पालिका, इसका चुनाव करवाया जाएगा। अगर ये सब होता है तो संविधान में संशोधन भी तो करना पड़ेगा। ये सब अगर लागू करना है 2029 तक इसको, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? खर्चे कम आएंगे। एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो खर्चे कम आते हैं। कभी देखिए यहाँ राजस्थान का चुनाव है, फिर इस समय लोकसभा का चुनाव है, कभी दूसरे स्टेट का चुनाव है, तो ऐसे लगा रहता है। तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो खर्चे कम आएंगे और विकास कार्य, एक साथ चुनाव हो जाएगा तो बाकी जो समय रहता है तो उसके बाद विकास कार्य तेज़ी से काम किया जाएगा। सरकार काम करेगी तेज़ी से, क्योंकि जब चुनाव होने से कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद चुनाव विकास का कार्य नहीं होता है। तो जिस स्टेट में अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर आचार संहिता लग जाती है, तो वहाँ पर विकास कार्य रुक जाता है। एक साथ होगा तो एक साथ वो आचार संहिता लगेगी तो एक साथ विकास कार्य रुकेगा, फिर उसके बाद लगातार काम होता रहेगा। और इसका नुकसान भी है। जैसे मान लो अभी राजस्थान का चुनाव हुआ था 2024 में, मान लो मार्च में हुआ 2024 में, और नई जब गवर्नमेंट आएगी तो वो कब आएगी? 2029 में। और ये जो अभी लोकसभा वाला हो रहा है होगा मई 2024 में गवर्नमेंट बनेगी, फिर नई अगर बननी है तो मई 2029 में। तो ये जो मंथ का 2-3 मंथ का गैप होता है, तो इसके लिए भी दिक्कत आएगी कि कोई कहेगा हम नहीं बनेंगे, बहुत दिक्कत आएगी इसके लिए भी। तो ये सब मसला ये सब है। कहीं किसी स्टेट में 2 साल ही कंप्लीट हुए होंगे मुख्यमंत्री को, कहीं पे 3 साल, ऐसे भी तो हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो अलग अलग स्टेट में हो रहा था चुनाव, अलग अलग, कोई एक टाइम पे नहीं हो रहा था। तो ये सारे नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ्यूचर में पता चलेगा कि यह लागू हो पाता है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? PM सूरज पोर्टल। PM सूरज पोर्टल इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने। और किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। इसमें सूरज का अर्थ मतलब है, फुल फॉर्म है सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। इसका उद्देश्य है हंसिए पर समुदाय, मतलब जो गरीबों में भी, मतलब गरीबों से भी बहुत गरीब है उनके लिए जो हंसिए पर समुदाय है उनको लोन दिया जाएगा। और उनकी योजना की प्रगति, लोन के साथ उनकी योजना की जो प्रगति, जो सुविधाएं दी जाती है उसकी भी जांच की जाएगी कि उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
और इसकी टैगलाइन है वंचितों को वरीयता। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप स्वाति पोर्टल या महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है, साइंस टेक इंजीनियर मैथमेटिक्स इसमें बढ़ावा देने के लिए। ई साक्षी ऐप एमपी लर्न्स प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ई मोबिलिटी योजना। ई मोबिलिटी योजना या इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। यहाँ इसके अंदर जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट में भी कौन, भारी उद्योग मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। इसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। आज मेरा गला कुछ ज़्यादा ही खराब है, अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही होगी इसके लिए माफ़ करिएगा। और इसके लिए फंड कितना दिया गया है? 500 करोड़ रुपए। और इसमें जो द्विपहिया त्रिपहिया वाहन होती है उसमें सहायता दी जाएगी। इसके तहत द्विपहिया को 10,000 रुपये तक का और त्रिपहिया को 25,000 से 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और यह किसको रिप्लेस कर रहा है? फेम सेकेंड को, क्योंकि ये जो है योजना ये 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा। उसी के स्थान पर ई मोबिलिटी योजना लाई गई है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप कीर्ति योजना। खेलो इंडिया के तहत टैलेंट, जिस बच्चे में टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। सूर्योदय योजना, घर के छत पर सोलर पैनल लगाना और इसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? यह पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है। पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है। ASW एंटी सबमरीन वारशिप, इसके तहत 8 बन रहे हैं एंटी सबमरीन वारशिप स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। 5वां है अग्रय, 6ठा है अक्षय और इसका निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में। सबका यहीं पर निर्माण हो रहा है। अगर आपसे पूछे पहला कौन सा था तो पहला था INS अरनाला। ऐसे ही 8 बनेंगे, ये 5वां है अग्रय और 6ठा है अक्षय। अभी 2 और बनने हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉवर्डास हैवी वेट टारपीडो है, अभ्यास हीट है। नेक्स्ट आपका प्रबल लंबी दूरी का गन है। निराची बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया गया है और इसका थीम है इस साल का सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, ये देखिए। एक इसके ऊपर जो ये क्या है? ये है एडिनल ग्रंथि। पहले हम लोग किडनी के बारे में देखिए। किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इसकी इकाई है नेफ्रॉन। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रक्त को फिल्टर करना और रीऑब्जर्वेशन पुनः अवशोषण करना इसका काम है। अगर किडनी खराब होती है तो रक्त को कृत्रिम रूप से छाना जाता है तो वो कहलाता है डायलिसिस। और अगर किडनी में स्टोन होता है तो वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट आपका ये एडिनल ग्रंथि, इसको कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट। इसको 3F भी कहा जाता है। शेर को देखकर भाग जाना, ये इसी हार्मोन यही निकालता है यहीं से। नेक्स्ट आपका हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजरायल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाल पांडे। इजरायल वार डायरी, इसके लेखक है विशाल पांडे। इस डायरी में इन्होंने इजरायल हमास संघर्ष की कहानी लिखी है और संघर्ष में भारत की नीति क्या थी वह भी लिखा है। और युद्ध कोई समाधान नहीं है यह भी कहा गया इस पुस्तक में। इसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर, युवा खेल मंत्री ने। नेक्स्ट आपका गोटाबाया राजपक्षे, यह श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी। इस बुक में कहा है इन्होंने कि चीन के दबाव में मुझे सत्ता से हटाया गया। नेक्स्ट है आपका हाल ही में PM मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडलिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है? गुजरात में। ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडलिंग, इसका शुभारंभ PM मोदी ने किया है और यह देश की पहली है। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया। गुजरात में मारुति सुजुकी हसनपुर प्लांट, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? कंपनी से अगर नई गाड़ियाँ, रेलवे जो कंपनी है वो नई गाड़ियाँ पहले किसी ट्रक से जाती थी नई गाड़ियाँ, तो रास्ते में रास्ता कहीं ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ या ब्रेकर भी आ जाते हैं तो उससे जो गाड़ियाँ थी स्क्रैच पड़ जाता था। इसीलिए कंपनी से जब नई गाड़ियाँ रेलवे के द्वारा संपूर्ण देश में भेजी जाएगी, रेलवे के द्वारा
प्लेन रास्ते, रेलवे प्लेन रास्ते से होके जाएगा तो गाड़ियों में कोई स्क्रैच या कुछ वो नहीं होगा, इसलिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका दहेज, ये स्थान है गुजरात में। यहाँ पर पेट्रोनेट LNG कॉम्प्लेट यह भी शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेलंगाना का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं गायत्री मंत्र। आज सर ने रसगुल्ला श्री नहीं करवाया क्योंकि उनको कहीं पर जाना था, जयपुर जाना था इसलिए। प्रमुख महोत्सव त्यौहार जल्लीकट्टू तमिलनाडु, स्तूपिक गुश्तर फेस्टिवल लद्दाख, बोनालू तेलंगाना, वैशाखी उत्सव पंजाब, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, नववर्ष अंडूरी मक्खन महोत्सव उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका केर और खारची पूजा त्रिपुरा, हरेला और फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड, श्रावणी मेला झारखंड, कम्बाला पर्व कर्नाटक, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल, सरहुल महोत्सव झारखंड, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर, मऊ महोत्सव राजस्थान, अंबुबाची त्योहार असम, ऊट फेस्टिवल लक्खी मेला पुष्कर फेस्टिवल राजस्थान, नुआखाई उत्सव धानु यात्रा रज पर्व ये उड़ीसा में, हेमिस लोसर फेस्टिवल लद्दाख, लोसांग कहाँ पर सिक्किम में। नेक्स्ट जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, गंगा पुष्करलू कुंभ वाराणसी, सिनो सिंथन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, गज उत्सव असम, सियान उनी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, आदिपुरम पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, पुलिच त्यौहार हिमाचल प्रदेश, पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल, माधोपुर मेला गुजरात, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़, सोनपुर मेला बिहार, कलियाट्टम ये कहाँ पर केरल में, कंचौत जम्मू कश्मीर, सिग्मो गोवा में, भूमचू सिक्किम में, सिरोलिल्ली महोत्सव संगाई महोत्सव मणिपुर, बथुकम्मा इसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है तेलंगाना में, पांग लहब सोल फेस्टिवल सिक्किम में, अटुक्कल पोंगल केरल में, बांचुआ महोत्सव बिहू उत्सव असम, हॉर्नबिल नागालैंड, ओणम केरल, हैरत भी कहते हैं हैरात जम्मू कश्मीर, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश, गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, तानसेन मांडू पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश, नवरे महोत्सव जम्मू कश्मीर, लाई हरोबा मणिपुर, थाईपुशम तमिलनाडु, उगादी पर्व कर्नाटक, संगाई महोत्सव मणिपुर, खासी महोत्सव मेघालय। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी हुई। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।